मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी विचार विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। आज का विषय है बाढ़ की समस्या, बाढ़ से आज़ादी क्या और कैसे। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हम लोग इस बात को स्पष्ट कर लें कि मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ। एक सामान्य शिक्षक के नाते समाज को देखने और समझने का जो अवसर मिला, समाज की परंपराओं को देखने और समझने का जो अवसर मिला, समाज के ज्ञान को देखने का जो अवसर मिला, उससे जो एक समझ बनी, उस समझ को ही मैं आपसे साझा करूंगा। मित्रों, बाढ़ की समस्या और इस बाढ़ से आज़ादी कैसे मिलेगी, ये प्रश्न जितना जटिल है उससे ज़्यादा जटिल बना दिया गया है। पहली बात तो ये कि अब तक जो वैज्ञानिक लोग भी बोल रहे हैं, नदी और जल के विशेषज्ञ लोग भी बोल रहे हैं, इन सबों है कि बाढ़ अतिथि नहीं है और ना ही बाढ़ प्रलय है। लेकिन बाढ़ आती है, उससे हानि होती है, लोगों की तकलीफें बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि बाढ़ एक समस्या के रूप में सामने आ जाता है। बाढ़ एक निश्चित तिथि में आती है। आप गौर से देखेंगे तो बरसात का मौसम जब प्रारंभ होता है, जो हिंदी महीनों के हिसाब से आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़, सावन, भादौ और आश्विन का पहला पखवाड़ा आमतौर पर बाढ़ का, वर्षा का समय माना जाता है। पहले बाढ़ आती थी, एक निश्चित समय तक बाढ़ को लोग झेलते भी थे, बाढ़ के साथ जीते भी थे और जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उसका निदान भी अपने स्तर पर तलाशते थे। आधुनिक दौर में जब सरकार नाम की संस्था बहुत मजबूती से सामने आई और जल को एक संसाधन के रूप में देखने का दृष्टिकोण पैदा हुआ, तो उसमें से कई सरकारी विभाग सामने आए। सिंचाई विभाग सामने आया और सिंचाई विभाग की योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर बड़ी योजनाएं आई। भारत में बाढ़ का जो इतिहास उपलब्ध है, बिहार में जो बाढ़ का इतिहास उपलब्ध है, उसको अगर हम गौर से देखें तो पता ये चलता है कि जितनी भयावह आज हो गई है स्थिति, बाढ़ नियंत्रण की तमाम योजनाओं के बावजूद बाढ़ का विस्तार क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पुराने समय में जितने इलाकों में बाढ़ का
असर दिखता था, उससे ज़्यादा इलाके आज बाढ़ से प्रभावित दिखते हैं। योजनाएं हमने अलग अलग बनाई, तो बाढ़ को समझते समय इस रूप में हम समझ सकते हैं कि बाढ़ अतिथि नहीं है, बाढ़ अभिशाप भी नहीं है, और जिन अर्थों में अभिशाप बाढ़ माना जाता था, उसको मनुष्य ने, हमारे समाज ने वरदान में बदलने का अभिक्रम किया था। बाढ़ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और प्राकृतिक प्रक्रिया में जब बाढ़ आती है तो हमको नदियों की क्या भूमिका होती है इसमें, उससे सामान्य जनजीवन को क्या क्या झेलना पड़ता है, और उनके साथ कैसे सहकार करना पड़ता है, और क्या अच्छी बातें होती हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नदियां अपने साथ मिट्टी लाती हैं, बालू लाती हैं, जिसको हम लोग अपनी स्थानीय भाषा में गाद और शाद कहते हैं। पानी भी आता है, वर्षा जल अलग अलग खेतों से निकलकर थोड़ी निचली सतह में जमा भी होता है, और नदियों की प्रकृति भी अलग अलग है। नदियां जहां से निकलती हैं, उसके निकलने के इलाके और कारण भी अलग अलग हैं। इन सबको हमको व्यवस्थित तरीके से समझना पड़ेगा। अपने भारत में जो भी नदियां हैं, उसमें कई प्रकार की नदियां हैं। आमतौर पर नदियां पहाड़ों से निकलकर आती हैं, आमतौर पर नदियां चौर से निकलकर आती हैं, आमतौर पर नदियां वर्षा के समय ज़्यादा अपने उफान पर आती हैं। खास करके बिहार में जो नदी है, वो नदियां गंगा बेसिन से जुड़ी हुई हैं। गंगा हिमालय के पुराने हिस्से से निकलती है, और बिहार की लगभग नदियां जिसका जुड़ाव गंगा से है, गंगा बेसिन से है, और यही गंगा बेसिन तमाम नदियों से आने वाले जल को, मिट्टी को, सिल्ट को बहाकर समुद्र तक ले जाती है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार में गंगा की भूमिका एक तरह से डिस्चार्जिंग चैनल की है। अब आज़ादी के ज़माने में ही ये बहस चला कि बाढ़ को नियंत्रित कैसे किया जाए। एक बड़ा तबका था जिसकी समझदारी यह थी कि बाढ़ अतिथि है, बाढ़ वरदान है, इसलिए इसके साथ जीने का तौर तरीका ही ज़्यादा अच्छा है। बाढ़ के साथ सहजीवन के तरीके पर विचार किया जाए और नदियों को बांधा नहीं जाए। एक दूसरा जो तबका था, जो आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी से लैस था, उनकी समझदारी ये थी कि बाढ़ को से नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ से मुक्ति का पाने के लिए, बाढ़ से आज़ादी के लिए हमको नदियों को बांधना चाहिए। मित्रों, तो बाढ़ नियंत्रण की योजना बनी, नदियों को बांधने का उपक्रम शुरू हुआ। अब सामान्य लोग जब चर्चा होती है तो यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है। नदियों को बांधने वाला बांध, जिसको बैराज कहा जाता है, वो एक जगह है, और नदियों के जो दुष्प्रभाव थोड़े बहुत होते थे, उसका जो असर होता था
उससे बचाव के लिए जो सुरक्षा के तटबंध बनाए जाते थे वो एक अलग चीज है। हमारे राज्य में, हमारे देश में हम सब ने, हमारे समाज ने, उस समय के अगुआ लोगों ने सुरक्षा के लिए हजारों साल से सुरक्षा तटबंध बनाए हैं और वो आगे भी बनते रहेंगे। वो एक तरह से जरूरत भी है समाज की। लेकिन जिसको नदियों को बांधना कहते हैं, बैराज बनाना कहते हैं, ये बांधने की प्रक्रिया आजादी के जमाने में, खास करके 40 से लेकर 50 के जमाने में बिहार में काफी बहस में रहा और उस बहस में दो पक्ष साफ साफ था। एक बांधने का समर्थक था, दूसरा बांधने का समर्थक नहीं था। फिर भी फैसला हुआ कि बड़े बांधों की नीतियां अपनाई गई और देश में कई बड़े बांध बने। अब आज की चर्चा में जो तथ्य सामने आए हैं, जो अनुभव सामने आए हैं, बड़े बांधों के बनने के बाद जो परिणाम सामने आए हैं, अगर हम उन परिणामों पर विचार नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो बाढ़ के नियंत्रण की जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आवश्यकता है, वो कैसे पूरी होगी। हम देख रहे हैं कि जितनी तेजी से बांध बनाए जा रहे हैं, नदियों को बांधने की नीतियां जैसे जैसे लागू हो रही हैं, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। मित्रों, मैं इस चर्चा को यहाँ रोकना चाहता हूँ और रोक कर मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि नदियाँ या बाढ़ या वर्षा ये एक प्राकृतिक घटना है। इन नदियों की भूमिका मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी निर्माण की रही है। नदियां जब बैराज से बंधी हुई नहीं थी, नदियां जब खुली हुई थी, तो अपने साथ वो मिट्टी और गाद लेकर आती थी, साद लेकर आती थी और वो मैदानों में फैलती थी, उन इलाकों में जहां जहां वो पानी फैलता था। उसके साथ साथ हमारी मिट्टी, हमारी जमीनें उपजाऊ बनती थी। ये एक भूमिका है नदी की मिट्टी निर्माण के क्षेत्र में। जब बिहार में कोसी नदी को बांधने की बात आई और बीरपुर बैराज की कल्पना सामने आई, बीरपुर बैराज बन गया, 2 कैनाल भी बनाए गए। इस बीच ये देखा गया कि सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और बाढ़ से मुक्ति के लिए ये मुख्य बातें इस तरह के बैराज के पक्ष में कही गई। क्या निकला इसमें से, ये देखना बहुत जरूरी है। मित्रों, वर्षा हमारी जरूरत है। बारिश का मौसम साल में एक बार आता है और उस वर्षा जल के कारण नदियों में उफान आता है। पानी पहले भी आता था, मिट्टी पहले भी आती थी, बालू पहले भी आता था और गंगा बेसिन से हमारी नदियां जुड़ी हुई थी। उत्तर बिहार की कोसी, कमला, बागमती, करेह, इस तरह की महानंदा, इस तरह की सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां, चाहे वो पहाड़ से निकलती हो, चाहे वो हमारे चौर से निकलती हो, ये सभी नदियां गंगा में ही आकर डिस्चार्ज होती थी। उसी तरह से झारखंड सहित जो दक्षिण बिहार का पूरा इलाका है, यहाँ के इलाकों से निकलने वाली नदियाँ जो आमतौर पर वर्षा के समय ही उफान पर आती हैं, वो भी गंगा में ही डिस्चार्ज होती थी।
मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, खेतों के उपजाऊकरण की प्रक्रिया चलती रहती थी। और ये जो वर्षा का 3 महीना या 4 महीना मान लीजिए, जिसको पुराने समय में लोग चातुर्मास कहा करते थे, इस चातुर्मास में हम सब लोग बाढ़ के साथ जीने का अपना तरीका बनाए हुए थे, उस हिसाब से जीते थे। अब आधुनिक टेक्नोलॉजी आई, सुविधाएं आई, तो जरूरी था कि हम अपनी उन जरूरतों को, उन सुविधाओं को और बढ़ाते, लेकिन ये हुआ नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं वो सभी के सभी कम जानकार थे या अज्ञानी थे, ऐसा नहीं है। बाढ़ नियंत्रण की योजना बनी, बड़े बांधों की योजना बनी, और गंगा को तो ऊपर से नीचे तक में पैर में भी बेड़ी लगा दी गई फरक्का के रूप में, और ऊपर में भी टिहरी के रूप में, पश्चिमी कैनाल के रूप में एक बंधन डाल दिया गया। गंगा से जुड़ी हुई जितनी नदियां थी वो सारी नदियां धीरे 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 डिलिंक्ट हो गई, अलग हो गई, उसका जुड़ाव खत्म हो गया। और अब पूरा का पूरा जो एक प्राकृतिक तंत्र बना हुआ था वर्षा जल के निष्कासन का, वर्षा जल के नियोजन का, वर्षा जल के प्रबंधन का, वो सब खत्म हो गया। और परिणाम है कि ना हमको सिंचाई मिली, ना हमको बिजली मिली, ना बाढ़ नियंत्रण हुआ, बाढ़ की तबाही और बढ़ गई। पहले के जमाने में बाढ़ आया तो 15 दिन 20 दिन तक में पानी फिर निकल जाता था। अब वो जल जमाव के रूप में एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो आज अगर आप बाढ़ पीड़ित इलाके का अध्ययन करेंगे, ठीक से पाएंगे, तो आप देखेंगे कि बाढ़ से जितनी परेशानी बढ़ती है उससे ज्यादा परेशानी जल जमाव से हो रहा है। 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक खेतों में पानी जमा होता है, सड़कें लबालब रहती हैं अलग अलग इलाकों में। हम आपको आंकड़ों के जाल में नहीं उलझाएंगे, हम आपसे केवल ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि असली सवाल था कि नदियों का, वर्षा जल का सामान्य जनजीवन में क्या भूमिका है। तो पहली भूमिका थी मिट्टी निर्माण की, दूसरी भूमिका थी मिट्टी के उपजाऊकरण का। हर साल नदियां आती थी बाढ़ लेकर, वर्षा जल आते थे, खेतों को डुबा कर जाते थे, इससे हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। हम ये कतई नहीं कहना चाहते हैं कि उससे तकलीफें नहीं होती थी, लेकिन आज जितनी तकलीफें हो रही हैं वो तकलीफें जितनी महसूस हो रही हैं उस जमाने में तकलीफ उतनी महसूस नहीं होती थी। उसका सीधा कारण था कि हमने इन 4 महीनों में बाढ़ के साथ जीना सीख लिया था, और जब हम उसके साथ जीने का तरीका तलाश रहे थे, जीने के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो खाने पीने का सामान का सवाल हो, चाहे यातायात का सवाल हो, तो हम देखते थे कि जीवन थोड़ा सहज और सरल था। एक तो समस्या यहाँ आई कि बाढ़ नियंत्रण के लिए जो योजनाएं बनी वो योजनाएं तकनीकी रूप से बाढ़ नियंत्रण के अनुकूल नहीं थी। उसने बाढ़ की समस्या को पैदा किया, और इन योजनाओं से जो लाभ हमने देखे थे वो लाभ हमें नहीं मिले। सिंचाई का प्रबंध हुआ नहीं, बिजली हमें मिली नहीं। ये एक पक्ष है। मित्रों, एक दूसरा पक्ष है। जब आधुनिक विज्ञान और तकनीक का दौर आया, विकास के नाम पर हमने अलग अलग इलाकों में सड़कों के जाल बिछाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, और भी कई चीजें हमने खड़ी की,
रेल लाइनें बिछाई, ये जरूरी काम हो सकते हैं। हमारा ये नहीं कहना कि ये गलत बनी है। सड़कें हमारी जरूरत है, रेलें हमारी जरूरत हो सकती हैं, लेकिन इसको बनाते समय हमने जलों के निष्कासन का, पानी के प्रबंधन का ख्याल नहीं किया। ये ख्याल हम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आज भी हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी निर्माण का कोई फोरसाइट नहीं है, निर्माण की कोई नीति नहीं है। और अगर नीति नहीं है तो हम जैसे तैसे उसको बनाते चले जाते हैं और बाकी चीज़ों का ख्याल हम नहीं रखते हैं, जिसका परिणाम होता है कि इस तरह के निर्माण के कारण जल जमाव की समस्या बढ़ जाती है और एक तरह से कोर में खाद जैसी समस्या हो जाती है। एक तो हम बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, ऊपर से जल जमाव से पीड़ित हो जाते हैं। अगर ये दो चीजें होती, अगर हम इस नीति को स्वीकार कर लेते कि बाढ़ आपदा नहीं है, बाढ़ वरदान है, बाढ़ प्राकृतिक क्रिया है, अगर इसको और खोलकर समझना हो तो नदियां जो अपने साथ मिट्टी लाती थी, बालू लाती थी, से उसका निर्माण का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हर साल उसको आना था। अब क्या हो रहा है कि जब हमने बैराज बनाए, जब हमने नदियों को बांधा, तो ये जो बालू और मिट्टी जो मैदानों में फैलते थे वो फैलना रुक गया। दो बांधों के बीच में चीज़ें फैलने लगी। यहाँ भी बहुत सारी अलग अलग गड़बड़ियाँ हुई। कई जगह स्थानीय दबाव के कारण, कई जगह राजनीतिक दबाव के कारण, कोई नीति स्पष्ट न होने के कारण दो बांधों के बीच की दूरियां घटती बढ़ती हुई दिखेंगी आपको। और ये सब कुछ जो गाद और साद के रूप में नदियां लाती थी, ये दोनों बांधों के क्षेत्र में ही जमकर रह गई। परिणाम ये निकला है कि नदियां उथली हो गई हैं, नदियां चौड़ी हो गई हैं। अगर आप देखेंगे गौर से कि नदी के तरफ का इलाका ऊंची हो गई है और बांध के बाहर का इलाका, जिसको हम लोग कंट्री साइड कहते हैं, देहात का पक्ष कहते हैं, वो गहरी हो गई हैं, नदियां ऊंची हो गई हैं। हम करते क्या है कि हर साल बाढ़ नियंत्रण के नाम पर बांधों की ऊंचाइयां बढ़ाते जाते हैं और पानी का दबाव जब ये बांध नहीं सह पाते हैं, बांध टूट जाता है, तो जो गति का रफ्तार है उसकी भयावहता सामने आती है और बाढ़ के कारण नुकसान ज़्यादा होता है। तो मित्रों, मैंने आपके सामने कुछ सवाल खड़े किए कि बाढ़ के बारे में एक समझ हमारी क्या है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और बाढ़ क्यों है इसमें आज की तारीख में प्राकृतिक जितना मसला है उससे ज़्यादा मसला मनुष्यकृत हो गया है, मानवकृत हो गया है। खास करके उसमें बाढ़ नियंत्रण की भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। अब जल जमाव हो रहा है, बाढ़ की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, इसका इलाज क्या है? कौन करेगा इसका समाधान? हमने लोगों को विकास के जो सपने दिखाए हैं, विकास के जो रास्ते दिखाए हैं, उन रास्तों को अगर गौर करें हम लोग तो इसका राज छिपा हुआ है। हमें ये बताया गया कि बांधें बनेंगी, बैराज बनेंगे तो पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से मुक्त हो जाएगा, हमारी खेतों में सिंचाई का जल पहुंच जाएगा, घर घर में बिजली पहुंच जाएगी, सड़कें फैलेंगी, रेल लाइन बिछेंगे।
ये सब कुछ कहा गया और किया भी गया। आज आप ये कह नहीं सकते हैं कि ये सारी चीजें गैर जरूरी हैं या फालतू हैं, किसको हटा दिया जाए। लेकिन ये सारी योजनाएं जो बनाई गई, इसके पीछे जो राजनीतिक कारण थे, उन कारणों पर थोड़ी चर्चा करनी होगी। मैं इस बात को इसलिए कह पा रहा हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड के औराई गांव में पला बढ़ा, हमने नज़दीक से उस इलाके की सारी चीज़ों को देखा है। इस साल के बाढ़ में भी अभी चौसा और आलमनगर प्रखंड पूरी तरह से डूबा हुआ है, जबकि बाढ़ नियंत्रण की योजना के तहत बीरपुर बैराज से जो जल निकलता है, वो पानी बागमती को मिलाते हुए महेशखूट होते हुए कुर्सेला में गंगा में गिरता है। तो ये सोचना पड़ रहा है कि औराई और चौसा के इलाके कैसे डूब रहे हैं। दरअसल ये डूब नहीं रहे हैं, ये वर्षा जल के कारण डूब रहे हैं। और छोटी छोटी जो चौर से निकली हुई नदियां हैं, धाराएं हैं, जो पुरानी पड़ी धाराएं हैं, वो वर्षा जल के कारण उफान पर हैं, उसके कारण उनकी तबाही बढ़ रही है। और इस तरह की तबाही अगर आप देखेंगे तो उत्तर बिहार में व्यापक रूप से फैला हुआ है और इसका व्यापक दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। आज अगर मौका होता तो हम शायद बात यहाँ से शुरू करते कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने 2008 में जब कोसी में कुशाह तटबंध टूटा था, लगभग 38 लाख लोग उस समय प्रभावित हुए थे। हम लोगों की सूचना के हिसाब से हम लोगों ने जनता के स्तर पर जो जानकारियां इकट्ठी की थी, हम गांधी विचार विभाग से 150 लड़के लड़कियों को लेकर उन इलाकों में गए थे। छातापुर और प्रतापगंज का व्यापक सर्वे कराया था। उस दौरान जो जानकारी मिली थी, विशेषज्ञों की कई टीमें बनी थी, उनकी जो रपट आई हैं, उसमें से ये पाया गया था कि लगभग 3840 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी कुशाह तटबंध के टूट के कारण। लेकिन सरकारी स्तर पर प्रमाण जुटाने के जो तौर तरीके हैं, उन तरीकों में सरकार के स्तर पर 100 से ज़्यादा गिनती नहीं गिनी जा सकी। तो मृत्यु के बाद भी जो मुआवजे की घोषणा हुई थी, वह भी सबको नहीं मिल पाया। बड़े पैमाने पर खेतों में बालू भरा था, उन खेतों का भी कोई इलाज नहीं हुआ। सरकार आई थी उस समय, हमने नज़दीक से देखा था। सरकारी स्तर पर यह भी कहा गया था कि पहले से सुंदर कोसी बनेगा। अब पहले से सुंदर कोसी बना कि नहीं बना मुझे नहीं मालूम। जो उस इलाके में रहते हैं उनके अनुभव सामने हैं और वो दुखी हैं इस बात से कि पहले जैसा भी कोसी नहीं बना। सुंदर तो आगे की चीज़ है। बीच के दिनों में बड़े जोर शोर से बिहार के में चर्चा आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि फरक्का बैराज का कुछ इलाज ढूंढना चाहिए। वो भी बात अब शांत हो गई। तो राजनीतिक कारणों से हम जो सवाल उठाते हैं, जिन सवालों पर चर्चा करते हैं, जिनके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं,
फिर वो किसी कारण से कहीं रुक जाए, दब जाए, तो ऐसे में बाढ़ के संकट का समाधान नहीं निकल सकता है। एक बात। दूसरी बात कि बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं तकरीबन 1952 से बिहार में तेजी से लागू हुई हैं और हम 2020 में इस पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 60-62 साल बीत गए। इन 62 सालों के जो अनुभव हैं, उस अनुभव को भी हम मूल्यांकन नहीं करना चाहते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो बाढ़ के से आज़ादी का रास्ता सुझाते हैं, निदान सुझाते हैं, उनके पास निदान बहुत सीधा साधा है। वो हर साल बांधों की केवल ऊंचाई बढ़ाते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूँगा कि इस तरह की जो तमाम योजनाएं बनती हैं, उसमें जो लूटपाट है, जो भ्रष्टाचार है, जो कदाचार है, जो बेईमानी है, वो किस स्तर तक है। लेकिन लोग बताते हैं कि वो है। हम कोई एजेंसी नहीं है, सरकार नहीं है, हम तोहमत लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग अगर बोल रहे हैं, लोगों के अनुभव अगर सामने हैं, तो बात तो आती है निकल कर। और तब ये स्वीकार भी करना पड़ता है कि आखिर बाढ़ नियंत्रण के निहितार्थ क्या है। अगर बाढ़ नियंत्रण का निहितार्थ बाढ़ से मुक्ति है, बाढ़ से आजादी है, तो 62 सालों में आजादी मिली नहीं और बाढ़ की गुलामी हम लगातार फंसते चले गए। कई ऐसे नए इलाके बाढ़ के गुलामी के शिकार हुए जो 1950-52 के पहले बाढ़ के शिकंजे में नहीं थे, बाढ़ पीड़ित इलाके नहीं माने जाते थे। तो हमारी बीमारी जितनी थी वो घटने के बजाय और बढ़ती चली गई। तो मेरा निवेदन होगा कि एक बार बाढ़ से आजादी की इच्छा जो लोग रखते हैं, उनको इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर इस बाढ़ का निदान क्या है। तो हमारे सरकारी तंत्र में बाढ़ नियंत्रण के जो तरीके सुझाए गए, उनके पास एक तरीका है बांध का, दूसरा तरीका उन्होंने नदी जोड़ो अभियान के रूप में रखा है। मैं नदी जोड़ो के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि नदियां आपस में जुड़ी हुई थी। आपके बाढ़ नियंत्रण की योजना ने नदियों को अलग अलग कर दिया, जिसके कारण जल जमाव का और बाढ़ के भयानकता का एहसास आज लोगों को करना पड़ रहा है। मैं नदियों को जोड़ने के पक्ष में हूं, लेकिन मेरे नदियों को जोड़ने का मतलब बहुत साफ है कि प्राकृतिक रूप से जो नदियों का जुड़ाव था, वो जुड़ाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और कहां किस तरह से जुड़ाव था, इसके जो प्रत्यक्ष गवाह हैं, इसके जो जानकार हैं विशेष रूप से, वो वहां पड़े हैं जो उन इलाकों में जी रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बाढ़ के साथ जीते रहे हैं। उन्हें पता है कि गंगा में कोसी कहां मिलती थी। उनके पास नदियों के साथ जीने का अनुभव है। अगर अनुभव अच्छे नहीं होते, मैं 2008 में जब कोसी के इलाके में प्रत्यक्ष रूप से गया था, तो मैंने वहां के महिलाओं को देखा था। वो दीप जला रही थी और कह रही थी कि कोसी माता आप आए, बहुत अच्छा किया, अब जाइए, फिर अगले साल आइएगा। ये जो इच्छा थी उनकी, ये जो उनके मन में नदियों के प्रति भाव है, अगर बाढ़ केवल भयानकता लाता, बाढ़ से केवल परेशानी ही पैदा होती, तो नदियों के बारे में ये दृष्टिकोण मनुष्य समाज में नहीं होता। हमने उस इलाके में सुना था बलान नदी के बारे में कि आइल बलान बनल मकान,
गैल बलान टूटल मकान दलान, यानी बलान नदी आई तो दरवाजा बन गया, मकान बन गया। बलान नदी चली गई तो दलान टूट गया, यानी विपन्नता आ गई। इसका मतलब है कि कभी न कभी नदियां हमारे जीवन में संपन्नता को लेकर आती थी। इसीलिए मैंने कहा कि बाढ़ को अभिशाप के रूप में नहीं देखना चाहिए। यहाँ भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी के विज्ञान के बड़े विद्वान डॉक्टर बीबी मिश्रा जी हैं। वो मिट्टी के अनुभव के लिए इन इलाकों में गुवाहाटी से गोरखपुर तक उनका शोध का विषय रहा है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये बीबी मिश्रा के वाक्य हैं। ये इस तरह के वाक्य उस इलाके में कई बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं, उन लोगों ने लिखे हैं। चलिए साहब, 90 के ज़माने में, 2000 के ज़माने में, 2010 के ज़माने में जब हम लोग बाढ़ को लेकर, बाढ़ की विनाश लीला को लेकर, बैराज के दुष्परिणामों को लेकर, गंगा को बंधन मुक्त करने के लिए, कोसी को बंधन मुक्त करने के लिए लोगों के बीच जाते थे, आवाज उठाते थे, तो जो जानकार लोग हैं, जो विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो सरकारी नियमानुसार बाढ़ के विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो सब लोग कहते थे कि हम लोग विकास विरोधी, हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान की दावेदारी आज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तो आज के आधुनिक शिक्षा संस्थानों से, आधुनिक विज्ञान के बड़े बड़े संस्थानों से, आईआईटी कानपुर के, खड़गपुर के बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण की जो नीतियां हमने बनाई, वो नीतियां विनाशकारी साबित हुई हैं। अब उपाय है, क्या किया जाए? अभी सरकारी स्तर पर 2-3 योजनाएं बहुत साफ साफ चल रही हैं। एक योजना तो ये चल जोड़ों की योजना है। दूसरी योजना ये चल रही है कि पूरे देश के नदियों में जहाज चलाने की योजना चल रही है, माल ढोने के लिए, नेविगेशन के लिए। जहां तक मेरी जानकारी है कि केवल गंगा क्षेत्र में, हरिद्वार से लेकर हल्दिया तक में, खास करके कानपुर और इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक में 40 ऐसे छोटे छोटे बांध बनाए जाने हैं जो पानी को रोकेगा। और वो रोकना इसलिए जरूरी है इनके लिए कि इनको कार्गो जहाज चलाना है, माल ढोने के लिए, और उसके लिए पानी की जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई आज गंगा में नहीं है। एक फरक्का बैराज बना, उस समय जो विस्थापन हुआ, वो आबादी आज भी, आप फरक्का जाएं और उन इलाकों में जाएं तो आपको सड़कों पर लोग मिलेंगे। वो आबादी बढ़कर लगभग 5 लाख हो गई। फरक्का बराज से ऊपर गंगा की तरफ आप मालदा के इलाके को देखेंगे, फरक्का के इलाके को देखेंगे, तो वहाँ जो जल जमाव हुआ है, लाखों एकड़ जमीन जल जमाव में है। अब ये 40 निर्माण के काम होंगे तो इसमें से विस्थापन और जल जमाव के जो भयावह दृश्य सामने दिख रहे हैं, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये दूसरी योजना है सरकार के पास। और तीसरी योजना जो लगातार चल रही है वो बैराज निर्माण का और बांधों के निर्माण का, बाढ़ नियंत्रण के लिए।
मैं आज की चर्चा में केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार मूल्यांकन तो करा लीजिए कि विकास के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमने जो जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का प्रभाव क्या पड़ा, उसके परिणाम क्या निकले। अगर मूल्यांकन से ये लगता है कि प्रभाव अच्छे पड़े हैं, परिणाम अच्छे निकले हैं, जो लक्ष्य थे हमारे हम लक्ष्य के करीब तक पहुंचे हैं, तो बेशक इन योजनाओं को और जोर शोर से चलाना चाहिए। लेकिन अब तो बात दूसरे तरह से आती है। आम जनमानस में भी ये सवाल उठता रहता है। मैं जब आम लोगों से पूछता हूं कि बाढ़ को लेकर क्या हो रहा है, तो वो एक आवाज़ आती है उधर से कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। अब भारत के एक नागरिक होने के नाते, बिहार के वासी होने के नाते, कोसी और गंगा के पेट में घर होने के नाते, एक सजग नागरिक के तौर पर ये जानकारी लेनी पड़ती है कि क्या सचमुच नेपाल ने पानी छोड़ दिया। मेरी जानकारी के मुताबिक अगर किन्हीं को पता हो तो वो बताए कि नेपाल के पास कौन सा बांध है, कहां नेपाल ने पानी रोक रखा है जो छोड़ देता है। भाई, कोसी पर एक बैराज है, बीरपुर में बैराज है, जो बैराज भारत सरकार के नियंत्रण में है, बिहार सरकार के नियंत्रण में है, उस हिसाब से बनती हैं। तो नेपाल को क्यों बदनाम करते हैं? हम नेपाल से बात कर रहे हैं। मैं निजी तौर पर पिछले 40 साल से ये सुन रहा हूं, 45 साल से, कि भारत सरकार, बिहार सरकार नेपाल सरकार से बात करने वाली है और बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिलने वाली है। मित्रों, इस तरह की चर्चाओं में जो गंभीर अध्ययन का विषय है, जो गंभीर तकनीकी नियोजन का विषय है, जो निदान तलाशने की बात है, वो तो विशेषज्ञ लोग बैठेंगे और समाधान खोजेंगे। लेकिन इतना तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन इलाकों में हम बाढ़ की पीड़ा महसूस करते हैं, वो पीड़ा जल जमाव के कारण ज़्यादा बढ़ जाती है, जल प्रबंधन के नहीं होने के कारण ज़्यादा बढ़ जाती है। विकास के जो नए नए हमने मापदंड खड़े किए हैं, जो निर्माण खड़े किए हैं, उसमें से जल निकासी का रास्ता नहीं होने के कारण है और गंगा के बंध जाने के कारण है। गंगा की जो भूमिका थी कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की तमाम नदियों का जो भी जल मिलता था, उसको संकलित करके वो समुद्र तक ले जाती थी, वो काम गंगा नहीं कर पा रही है। गंगा स्वयं कूड़े कचरे से भर गई है। इस परिस्थिति में हम जब बाढ़ पर विचार करते हैं, बाढ़ से आज़ादी की मांग करते हैं, बाढ़ से आज़ादी की चाहत रखते हैं, तब हमको गंभीरता से इन 3 योजनाओं पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है, जो तीनों हमने आपको गिनाए। चाहे वो नेविगेशन का मामला हो, जल यातायात का मसला हो, या नदी जोड़ो अभियान का मसला हो, या बैराज की नीति हो, इस पर विचार करना चाहिए। इन निर्माणों के, इन बैराजों के उनके अनुभव सामने आए हैं, उसको देखने और समझने की जरूरत है। और ये देखना और समझना जितना आम आदमी के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये ज़रूरत इंतजामिया को देखने की ज़रूरत है, सरकारों को। जब बिहार सरकार की तरफ से मांग उठी थी फरक्का बैराज को लेकर, तो हम लोग तो आसानित थे कि कुछ बात बनेगी, कुछ बात निकलेगी, लेकिन नहीं निकला। वो कहीं ठंडे बस्ते में चली गई।
अब उस पर हम अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अब एक तीसरी बात कि ये जो सारी नियंत्रण की योजनाएं हैं, ये जो बाढ़ से आजादी दिलाने की उद्घोषणा है और बाढ़ से आजादी की जो आकांक्षा पैदा की गई है, इसका तकनीकी समाधान सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं नहीं है। योजनाओं पर खुद से विचार करने की जरूरत है और विचार करने के लिए उसके मूल्यांकन की जरूरत है। अब सरकारें ये करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि इसके जो अंतर्मन है, इसमें जो नीति और नीयत के स्तर पर कुछ चीजें हैं, नेतृत्व के स्तर पर हैं, वो साफ जब तक नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, तो विचार वहां नहीं होगा। एक दूसरी बात कि आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का के जो इंतजामिया है, जो करता धरता है, उन्हें ये लगता है कि जो पारंपरिक ज्ञान है वो ज्ञान असभ्य समाज का ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई माने मतलब नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश जी को इस मामले में कि बीच के दिनों में वो पैन आहार नहर वगैरह की बात कर रहे थे, तालाबों की बात कर रहे थे, और अगर ये सरकार की प्राथमिकता में चीजें होती हैं तो हमारे जैसे लोग राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करेंगे। लेकिन सरकार है, सरकार का तंत्र है, सरकार इनकी हो या उनकी हो, दक्षिण की हो या वाम की हो, पूरब की हो या पश्चिम की हो, सरकारें तो सरकारें होती हैं, उनका अपना एक पूरा लाव लश्कर होता है। उस पर दबाव कैसे बनेगा, ये एक सवाल है। मित्रों, बाढ़ को लेकर अभी तक देश में जो कुछ अध्ययन हुए हैं वो स्वैच्छिक स्तर पर ही हुए हैं। सरकार ने जो कुछ अध्ययन कराए हैं, जिसमें एक अध्ययन को मैं संदर्भित करना चाहूंगा। 1980 में बार कमीशन की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में स्वयं बार कमीशन ने कहा है कि बीरपुर बैराज का अब कोई रोल नहीं बच गया है, उसकी भूमिका पूरी हो गई है। और हालत यह है योजना के स्तर पर कि सरकारी महकमे में बीरपुर में जो कोसी बाढ़ नियंत्रण योजना बनी वो अभी तक कागज पर पूरा ही नहीं हुआ है, अधूरा है। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये पूरा हो गया। कुसा में जब टूट हुआ था तो कई स्वैच्छिक स्तर पर कई विशेषज्ञ लोग आए थे उन इलाकों में और उनकी रिपोर्टें भी आई थी। 3 सुझाव बहुत स्पष्ट तौर पर दिया गया था। एक सुझाव था कि कुसा के टूट को फिर से बांध दिया जाए। दूसरा सुझाव था कि कुसा के टूट को बांधा नहीं जाए, कोसी को मुक्त छोड़ दिया जाए। और एक तीसरा सुझाव भी था कि कुसा टूट को बांधा नहीं जाए और जो प्रवाह बनता है, नई धारा बनती है, उसके दोनों तरफ सुरक्षा के तटबंध बना दिए जाए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि हम कुसा टूट को बांधेंगे।
बाद में कुशहा टूट को लेकर आयोग भी गठित हुआ, आयोग की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। उड़ती उड़ती खबरों में बहुत सारी बातें सामने आती भी हैं, लेकिन बस वो जहां है उसमें क्या कहा जाए। वो जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, न जाने गांव तक पहुंचेगी रोशनी कितने साल में। तो एक तौर तरीका है। मूल प्रश्न ये है कि जो समाज, आदरणीय अनुपम मिश्र जी आज नहीं है हमारे बीच, उनकी एक किताब है तैरता हुआ समाज डूबने लगा। ये जो तैरता हुआ समाज था बिहार का, वो आज डूबने लगा, क्योंकि हमारे मन में ये बात बिठाई गई कि हम बाढ़ से मुक्त हो गए, बाढ़ नियंत्रित हो गई। तो हमने सहजीवन का जो कुछ अभ्यास किया था वो भी हमने छोड़ दिया, तो तबाही और बढ़ गई। हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था, जिसको देखने की जरूरत थी, समझने की जरूरत थी, और उसके साथ एक तालमेल बिठाने की जरूरत थी, समन्वय करने की जरूरत थी, वो हाशिए पर छोड़ दिया गया। उसको माना ही नहीं गया कि जनता का ज्ञान कोई ज्ञान होता है। अब परिस्थिति यहां आकर उलझ गई है कि बाढ़ है, आती है, और अब अतिथि के रूप में आ रही है। कभी इस इलाके में, कभी उस इलाके में। पानी को जहां रास्ता मिल पाता है, पानी बेचैन होकर भाग रहा है। नदियां रास्ता तलाश रही हैं। तो आज बाढ़ हमारे लिए अतिथि हो गया है। आती है तो कुछ लंबे समय तक जल जमाव और बाढ़ के रुकने का समय हो गया है। वो भी एक मित्रों, मैं आपसे ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि समाज में इस तरह के संकट आते रहते हैं, तब उपाय क्या है। अभी का सच ये है, आज के समय का सच ये है कि आपने सबने अपने को सरकारों पर आश्रित कर लिया है, और सरकार ने इस परिस्थिति का आकलन किया। हमने सारी जिम्मेदारी सरकारों पर छोड़ रखी है। जो तौर तरीके विकसित हुए हैं उसमें जन आवाज़ बहुत कमज़ोर पड़ा है। इसलिए जनता के स्तर पर जितनी तैयारी बन पाएगी, उतनी आज़ादी हम बाहर से ले पाएंगे। जनता जितना आगे बढ़कर आएगी, उतनी आज़ादी हम बाहर से ले पाएंगे। और अगर जनता ने ये मान लिया है कि ये सारे काम सरकारों को करने हैं और हम सरकार की तरफ मोहताजी करते रहेंगे, सरकार के आगे खड़े रहेंगे मोहताज होकर, तो शायद बाहर से हमको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि बाहर से आज़ादी की जरूरत ही नहीं है। हमें तो यह करना पड़ेगा कि बाढ़ को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। और आज जो कोसी के इलाके में, गंगा के इलाके में, बागमती के इलाके में, गंडक के इलाके में, सिकरना के इलाके में, कमला के इलाके में, करे के इलाके में, पूर्णिया के इलाके में, अररिया के इलाके में, किशनगंज के इलाके में वर्षा जल एक आफत के रूप में आया है, जो जल जमाव भी पैदा करता है। हमारे खेतों को में बालू भी भरता है बांध टूटने पर। व्यापक स्तर पर जान माल की क्षति होती है।
इसका ठोस निदान जल प्रबंधन में निकल सकता है। और ये जल प्रबंधन का जो प्राकृतिक स्वरूप था हमारे पास, वो स्वरूप हमने खो दिया है। कोसी के इलाके में 1952 के गजट के मुताबिक 67,000 से ज्यादा पोखरे और तालाब हुआ करते थे। आज वो घटकर 2-3 हजार पर पहुंच गया है। कहां चले गए पोखरे और तालाब? कहां चले गए हमारे इनारे? कहां चले गए पैन? कहां चले गए आहर? कहां चला गया हमारा चौर? ये सब चीजें एक तरह से संधन का अंग हुआ करता था। और प्रकृति में पानी वर्षा से आता था, वो फिर नीचे जमीन में भी जाती थी। बाकी प्राकृतिक तरीके से गंगा में डिस्चार्ज होती थी और गंगा उन्हें समुद्र तक पहुंचाती थी। मित्रों, आज मैंने जानबूझकर आपको थोड़ा सा उत्तेजित करने का प्रयास किया है, थोड़ा सा भयमुक्त करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और लोग एक तरफ बाढ़ से परेशान हैं तो दूसरी तरफ कोरोना जैसे आफत से डरे सहमे हुए हैं। लेकिन आपस में संवाद, सहयोग और समन्वय की जरूरत है। जनता के ज्ञान को आगे लाने की जरूरत है और सरकार के स्तर पर भी संवाद, सहयोग और समन्वय की जरूरत है। इसको हमको निजी तौर पर भी तैयारी करनी पड़ेगी, समाज को भी तैयार करना पड़ेगा और जरूरी पड़ेगा तो सरकार के स्तर पर दस्तक भी देना पड़ेगा। ये तैयारी अगर हम कर पाते हैं तो बाढ़ के कारण जो आज पीड़ा है, उससे जो हमारी आज़ादी के लिए छटपटाहट है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन इसके लिए जिस स्तर पर नीति की, नीयत की और नेतृत्व की जरूरत है, वो जनता के बीच से निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो घिसा पिटा नेतृत्व है, शायद उसकी समझ से बाढ़, सुखाड़, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जल जमाव, ये समस्याएं शायद उन्हें समझ में नहीं आती हैं। विकास के जो रास्ते उन्होंने चुन रखे हैं, तय कर रखे हैं, उन रास्तों पर बढ़ना उनको अच्छा लगता है और उसमें से उनके लिए एक स्थितियां भी बनी रहती हैं। आपने मुझे गौर से सुना, फिर मौका लगेगा तो अपनी बात सुनाएंगे। आज मैंने जानबूझकर आपको कुछ मोटी मोटी बातें रखने की कोशिश की। कभी मौका लगेगा तो विस्तार से तकनीकी और गंभीर बातों पर भी चर्चा होगी। हम जानते हैं कि जब आज हम बोल रहे हैं यहाँ, हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र और उन्होंने बाढ़ को लेकर बहुत गंभीर काम किए हैं। उसमें कई नामों को मैं गिना भी सकता हूँ। वो सारे मित्रों में से कुछ न कुछ ज़रूर सुन रहे होंगे। मैंने जो कुछ सीखा है, समझा है बाढ़ को लेकर, वो जनता के बीच से सीखा है, इन साथियों के साथ सीखा है। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि क्या बात है कि हम तमाम स्वैच्छिक प्रयास करते रहते हैं और इन इलाकों में इस तरह के जरूरी सवालों पर कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पाता है, कोई बड़ा अभियान नहीं चल पाता है, इसका संकल्प नहीं बन पाता है। इस पर उनको विचार करना चाहिए और जो व्यक्तिगत तालमेल है, सहयोग है, समन्वय है, संवाद है, उसको बनाकर समाज के स्तर पर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए और आवश्यकता अनुसार सरकार के देना चाहिए। सरकार से भी सासा के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे कि आपकी यह जिम्मेदारी है, आप समाज के ज्ञान पर, समाज के अभिक्रम पर भरोसा करें